नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 4 अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अध्याय 4 दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र ये शुरू करने जा रहा हूँ। पहले हम अबेटमेंट है दुष्प्रेरण, इसके बारे में जानेंगे। ये सेक्शन 45 से 60 BNS सेक्शन 45 से 60 भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। और जो आईपीसी की जो सेक्शन थी 107 से लेकर 120 में इसका वर्णन था। हमारे नए लड़के जो पुलिस विभाग में भर्ती हुए हैं और आने वाले समय में ट्रेनिंग करेंगे, वो अगर इन वीडियो को देखेंगे तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों ने जो सेक्शन आईपीसी की लिखी हुई है इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आईपीसी जो है 30 जून 2024 के बाद ही समाप्त कर दी गई और इसके जगह 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता जो है लागू करी गई है। ये आईपीसी की सेक्शंस मैंने यहाँ खाली इसलिए लिखी हैं ताकि जो हमारे पुलिस विभाग में जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले से आईपीसी पढ़ रखी है उनकी जानकारी के लिए है कि अब जो आईपीसी की सेक्शन जैसे मान लो अमेंडमेंट्स को लेकर थी, तो ये अब बीएनएस की सेक्शन में कहाँ दिखी, ये खाली उन लोगों के लिए है। तो जो नए जो लोग हैं जो खाली अभी बीएनएस से ही शुरू करेंगे तो उनको आईपीसी की इन सेक्शंस की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 45 अबेटमेंट ऑफ ए थिंग्स, किसी काम का या किसी बात का दुष्प्रेरण। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ए पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु, कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है यदि वह इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात यानी कोई अपराध करने के लिए उकसाता है तो ये माना जाएगा कि उसने उसका दुष्प्रेरण किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी को उकसाता है कि आप सी का मर्डर कर दो, तो ये जो है दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा। दूसरा, engages with one or more person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। दूसरी बात क्या बताएगी कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र करता है और उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप या तो कोई कार्य हो जाए या कोई कार्यालोप हो जाए। लेकिन षड्यंत्र करना स्वयं में जो दुष्प्रेरण का अपराध तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके परिणाम स्वरूप जो है या तो कोई कार्य ना हो जाए या कोई इलीगल ओमिशन यानी कि अवैध कार्यालोप ना हो जाए। तो दूसरी बात आई कि एक या एक से अधिक व्यक्ति के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है और उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप या तो कोई कार्य हो जाए या मतलब कोई अपराध हो जाए या कोई अवैध कार्यलोप हो जाए। और तीसरा है इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, जानबूझकर उस बात को करने के लिए किसी कार्य द्वारा या कार्यलोप द्वारा सहायता करता है। दुष्प्रेरण के अपराध के लिए तीन बातें हैं। पहली बात क्या है? कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है ये तब माना जाएगा। नंबर एक, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ए ने बी को उकसाया कि आप सी का मर्डर कर दो। दूसरा, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है, लेकिन खाली षड्यंत्र करना अपराध नहीं बनेगा इस धारा के अंतर्गत, तभी अपराध बनेगा यदि उस षड्यंत्र के उपरांत या तो कोई कार्य कर दे वो लोग या कोई कार्यलोप, तब यह अपराध बनेगा। और तीसरा, जानबूझकर किसी कार्य द्वारा या कार्यलोप द्वारा उस व्यक्ति की सहायता करता है, मतलब अपराधी व्यक्ति की सहायता करता है। तो अगर इनमें से तीन में से कोई भी बात होती है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अबेटमेंट करी है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन एक में बताया गया है, ए पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट which he is bound to disclose, कि कोई व्यक्ति जानबूझकर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, या कोई ऐसे मुख्य बात है जिसको उसका बताना जरूरी है उसको छुपाता है, voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। तो ये माना जाएगा कि उसने उस बात को करने के लिए इंस्टिगेट किया है, दुष्प्रेरण उस बात को करने के लिए किया है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए ए जो एक पुलिस ऑफिसर है उसके पास एक अरेस्ट वारंट है बी का, और वो बी को अरेस्ट करने के लिए उसके गांव में जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो रास्ते में उसको सी मिलता है। तो वो सी से पूछता है कि मेरे पास बी का जो अरेस्ट वारंट है और मैं बी को अरेस्ट करना चाहता हूं, तो आप मेरे को बताइए कि ये बी कहाँ मिलेगा, कौन है और कैसा दिखता है। सी जो है वो जानबूझकर, जिसकी दुश्मनी मान लीजिए डी से थी और डी थोड़ी दूरी पर खड़ा है, तो सी डी की तरफ इशारा करके बताता है कि यही बी है। अब यहाँ क्या है कि उसने जानबूझकर मिस रिप्रेजेंट किया और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करी, कि जो बात उसको बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई और कुछ और ही बता दिया, और फिर उसने बी की जगह डी को अरेस्ट करवा दिया है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है कि ये माना जाएगा कि सी ने जो है दुष्प्रेरण का अपराध किया है। और दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that thing। कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपराध से पहले या अपराध के समय जानबूझकर कोई ऐसी बात करता है जिससे किसी व्यक्ति फैसिलिटेट करता है क्राइम करने के लिए, मतलब सहायता करता है, जिससे कि उस व्यक्ति का अपराध करना या काम करना आसान हो जाए, तो ये माना जाएगा कि उसने उसकी सहायता करी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो ए और बी के बीच में जो है बहस हो रही है, सी भी वहां खड़ा सुन रहा है, सी की भी बी के साथ दुश्मनी है, बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपको मारपीटाई खाने बड़ी नौबत आ गई है, दोनों खाली हाथ है। सी जो पास में खड़ा है वो क्या करता है कि एक डंडा उठाता है और ए के हाथ में चुपचाप पकड़ा देता है। उस भले ही उसने कुछ उसको बोला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, खाली एक लाठी उसके हाथ में पकड़ा दी। अब ए का पक्ष भारी हो गया, बी खाली हाथ है, उसने लिया और बी की पिटाई कर दी। तो उसने क्या किया, उसको फैसिलिटेट कर दिया। इस फैसिलिटेट करने को क्या माना जाएगा कि उसने उसकी सहायता करी है और इसके द्वारा उसने उसको अपराध करने का जो दुष्प्रेरणा किया है। नेक्स्ट सेक्शन है अबेटर। तो इसमें क्या है, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई व्यक्ति दुष्प्रेरक तब माना जाएगा, कौन व्यक्ति दुष्प्रेरक माना जाएगा, जो किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है। द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। उस अपराध को उसने उकसाया है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो कानूनी तौर पर अपराध करने में सक्षम होता और उसकी वही नियत और वैसा ही का नॉलेज होता। आपको ध्यान होगा, अगर मैंने जो जनरल एक्सेप्शंस पढ़ाई थी उसमें सेक्शन 20 में बताया था कि कोई अगर 7 साल से कम आयु का बच्चा है उसके द्वारा किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, जो ये दूसरा पॉइंट है, अपराध जो कर रहा है व्यक्ति वो अपराध बनता है यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कैपेबल होता है, जिसको दंडित किया जा सकता है कानून द्वारा, वैसा व्यक्ति होता है और उसकी नीयत और नॉलेज वैसा ही होता है। इसको एग्जाम्पल से समझो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी 7 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है उकसा देता है कोई अपराध करने के लिए और वो बच्चा उस अपराध को कर देता है। अब उस बच्चे द्वारा किए गया कार्य तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन ये सेक्शन बोलती है कि जिस व्यक्ति ने उसको उकसाया है, इस पॉइंट का मतलब ये है उसे अबेटर ही माना जाएगा। तो अबेटर कौन हुआ, जो या तो किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, एक दूसरा ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति को ही उकसा देता है अपराध करने के लिए जो कैपेबल नहीं है कानून द्वारा, उसको उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया हो जिसको कानूनी तौर पर दंडित किया जा सकता है। इसके आगे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन 1, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन of an act may amount to an offense although the abetter may not himself be bound to do that act। कोई व्यक्ति किसी को इलीगल ओमिशन करने के लिए उकसाता है, मतलब कोई व्यक्ति ड्यूटी और अपना चाह रहा है लेकिन उसको ड्यूटी ना करने के लिए उकसाता है, तो भी वो व्यक्ति जो है अबेटमेंट का अपराध करता है, भले ही वो स्वयं उस ड्यूटी को करने के लिए बाध्य नहीं था। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त ए, बी और सी, ये क्लासमेट थे, पढ़ाई करने के बाद तीनों के रास्ते अलग अलग हो गए। ए जो है वो पुलिस में भर्ती हो गया, पुलिस ऑफिसर बन गया और बी
किसी और विभाग में चला गया या कोई और काम करना शुरू कर दिया, और सी जो है बाय चांस वो किसी गलत रास्ते में चला गया और उसने अपराध करना शुरू कर दिया। अब सी ने कोई अपराध किया और उसका जो अरेस्ट वारंट है वो अरेस्ट वारंट मिल गया उसी के दोस्त ए को। अब ए जो है सी को अरेस्ट करने के लिए आता है, तो वहां उसका दोस्त बी भी मिलता है। अब बी जो उसको उकसाता है कि देखो हम जो है बचपन में इकट्ठे पड़े हैं, आपको सी को नहीं अरेस्ट करना चाहिए, भी इसको छोड़ देना चाहिए, आप कोई बहाना मार देना कि नहीं मिला मेरे को और वो भाग गया कुछ इस तरह से, और इसको अरेस्ट मत करिए। अब ए जो है वो ड्यूटी बाउंड है पुलिस ऑफिसर सी को अरेस्ट करने के लिए, बी जो है वो ड्यूटी बाउंड नहीं है उसको अरेस्ट करने के लिए। वो उकसा रहा है खाली ए को, इलीगल ओमिशन करवा रहा है उससे कि आप इसको अरेस्ट मत करिए। तब भी यहाँ बी जो है वो अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा, भले ही वो स्वयं बी को अरेस्ट करने के लिए ना तो अधिकृत था ना ही उसकी जिम्मेवारी थी। दूसरी एक्सप्लेनेशन बोलती है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। ये जरूरी नहीं है अबेटमेंट के अपराध के लिए, दुष्प्रेरण के अपराध के लिए, कि जिस बात का दुष्प्रेरण किया है वो अपराध किया ही जाए, या और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द इवेंट शुड बी कॉज्ड, कि भी जैसा वो परिणाम चाह रहा था वैसा ही परिणाम निकले। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात इसने क्या बताई, ये जरूरी नहीं है कि जिस बात के लिए उकसाया वो अपराध व्यक्ति कर ही दे। मान लीजिए ए ने बी को उकसाया कि आप सी का मर्डर करिए, अब बी सी का मर्डर नहीं करता है तो बी ने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन ए ने जो है उसको हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए उकसाया, तो हत्या के दुष्प्रेरण का वो अपराधी बन जाएगा, भले ही बी ने उसके उकसावे में आकर सी की हत्या ना की हो। ये भी जरूरी नहीं है कि जैसा वो चाह रहा था वैसे का वैसे ही परिणाम निकले भी उसका। इसको फिर एग्जाम्पल से समझते। मान लीजिए ए ने जो है बी को उकसाया कि आप सी का मर्डर कर दीजिए, अब बी गया और चाकू लेके उसने सी के पेट में मारा, तो सी की मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसको ग्रीवियस हार्ट होगी। तो अब जो बी है अटेम्प्ट टू मर्डर और जो ग्रीवियस हार्ट है उसके लिए दोषी माना जाएगा, लेकिन जो ए है वो मर्डर का दुष्प्रेरण करने का ही दोषी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 3, it is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of abetter or any guilty intention or knowledge। ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को उकसाया गया है अपराध करने के लिए वो कानूनी तौर पर जो है अपराध करने को सक्षम है। जैसे मैंने बताया कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा या 7 से 12 साल की उम्र का बच्चा जिसे पर्याप्त समझ नहीं उस तरह का हो, या उसका वैसी गिल्टी इंटेंशन या वैसा ही नॉलेज हो जैसा कि अपराध का जो दुष्प्रेरण कर रहा है उस व्यक्ति का था। अब देखिए होता क्या, मान लो एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उसको तो कोई जानकारी नहीं है। कोई ए जो है मान लो 25-30 साल का है, वो गया 6 साल के बच्चे के पास और उसको एक असली पिस्टल जो है वो लोडेड थी और दे दी और उसको बोला बेटा आप जाओ और ये अंकल खड़े हैं इनको बोलो अंकल हैंड्स अप और गोली चला दो। बच्चे को पता नहीं है, ना बच्चे की गिल्टी इंटेंशन है, ना बच्चे को नॉलेज है कि ये सच में असली पिस्टल है, इससे क्या होगा, मर जाएगा। अब वो जाता है और गोली चला देता है। तो बच्चे ने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जो अबेटर है अगर वो व्यक्ति मर गया तो उसने हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। एक्सप्लेनेशन 4 बोलती है द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। कि भी दुष्प्रेरण का अपराध अगर अपराध है तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए बी को उकसाता है कि आप सी को उकसाओ कि उस सी जो है डी का मर्डर कर दे। ए ने किसको उकसाया, बी को। किस लिए उकसाया कि बी जाके सी को उकसाए कि वो डी का मर्डर कर दे। अब बी जो ए के उकसावे में आया और उसने सी को उकसा दिया कि आप बी का मर्डर करो, तो ए ने बी को दुष्प्रेरण किया, बी ने दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण किया सी को। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन 4 बोलती है कि ए भी इसके लिए गिल्टी रहेगा और बी भी इसके लिए दोषी माना जाएगा। Explanation 5, it is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abetter should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। इतना ही पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में शामिल हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए ए और बी मिलकर जेड को जहर देने की योजना बनाते हैं। यहाँ उनमें ये तय होता है कि जेड के खाने में जहर ए मिलाएगा, जबकि जहर की व्यवस्था बी के द्वारा की जाएगी। बी जहर की व्यवस्था करने के लिए सी के पास जाता है और उसको पूरी योजना समझाता है और उसे ये भी बतलाता है कि जेड के खाने में जहर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा मिलाया जाएगा, परंतु यहाँ वो ए का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता है। सी जहर की व्यवस्था करके बी के पास दे देता है, बी उस जहर को ए के पास दे देता है, ए उस जहर को जेड के खाने में मिलाता है, परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है। यहाँ भले ही ए और सी ने मिलकर उस षड्यंत्र में हिस्सा ना लिया हो, फिर भी सी ने जो जहर की व्यवस्था करी थी उसके परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हुई और इसके लिए सी को भी इस धारा के अनुसार दोषी माना जाएगा और उसे हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अवेटमेंट से संबंधित जो बाकी सेक्शंस हैं उनको आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। मेरा ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।